नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए गुजरात लौटे कांग्रेस के विधायक अहमद पटेल ने कहा, पार्टी विधायकों पर पूरा भरोसा। मुख्यमंत्री विजय रूपानी का तीनों सीटें जीतने का दावा। जम्मू कश्मीर के माछिल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर। पुलवामा में लश्कर आतंकी हुआ ढेर। त्रिपुरा से तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए 6 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुई थी कार्रवाई। राज्य में बीजेपी बनी मुख्य विपक्षी दल। दही हांडी में हिस्सा नहीं लेंगे 14 साल से छोटे गोविंदा। मुंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का हलफनामा मंजूर। देश भर में धूमधाम से मना रक्षाबंधन का त्यौहार। उत्तर कोरिया ने ठुकराया दक्षिण कोरिया से बातचीत का प्रस्ताव। अमेरिका की परमाणु कार्यक्रम रोकने की चेतावनी। जर्मनी ने कहा, सैन्य कार्रवाई विकल्प नहीं। और आइए देखते हैं पहली खबर। गुजरात में कल राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होना है और इसके लिए कांग्रेस के 44 विधायक आज गुजरात वापस लौट आए, लेकिन अभी भी उन्हें आनंद के रिजॉर्ट में रखा गया है। कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने विधायकों से मुलाकात के बाद जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने तीनों ही सीटों पर अपनी जीत का दावा किया। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के 44 विधायक वापस गुजरात पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उन्हें आनंद के एक रिसोर्ट में ले जाया गया। मंगलवार वोटिंग तक इन्हें यहीं रखा जाएगा। विधायकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। See, we have kept sufficient bandobast at the security entrance as well as the periphery. This bandobast have kept here, keeping in mind that 44 MLAs are staying here, and as per the instruction given to us, and also looking at the convenience of the MLAs. कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर जोड़ तोड़ का आरोप लगा रहे हैं। इट्स लाइक अ पॉलिटिकल वॉर। मुझे नहीं मालूम इस तरह से सिर्फ मुझे टारगेट करके ये क्यों किया जा रहा है। हमारे वोट ज्यादा थे, 16 वोट ज्यादा थे, उसके बावजूद इन्होंने कैंडिडेट रखा। इट मीन्स को हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते। मैं नहीं मानता कि सीट फंसी है, क्योंकि मुझे मेरे विधायक पे पूरा कॉन्फिडेंस। इधर बीजेपी अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने की तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर बीजेपी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात में हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने दावा किया है कि राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी ही जीतेगी। वो तो बीजेपी को बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं। पहले तो उनके एमएलए उनके बस में नहीं है, इसलिए तो उन्होंने रिसोर्ट में रखने पड़ा। 10 दिन तक 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अहमद भाई हारेंगे, जरूर हारेंगे। एनसीपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है कि वो किसे समर्थन देगी। गुजरात में एनसीपी के 2 विधायक हैं। हमारे पार्टी के हमारे दोनों विधायक, यहाँ के हमारे पार्टी के लीडर्स और बाद में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी के साथ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर हमारा निर्णय हम करेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। उसमें बलवंत सिंह राजपूत समेत कई विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी को किसी और टूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने 44 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया था। 7 दिन से हमारे एमएलए जो गुजरात में जो प्रॉब्लम हुआ था, एमएलए को खरीद फरोख्त की बात थी, अलग अलग जो बातें हैं, इसके 7 दिन हमारे एमएलए साथ में थे। आज भी साथ में रहेंगे, एक दिन और भी निकालेंगे। त्योहार इतना बड़ा होने के नाते भी, क्योंकि कल मतदान है। बीजेपी ने इस बार के राज्यसभा चुनावों में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने अहमद पटेल को मैदान में उतारा है। 182 सदस्यीय विधानसभा से कांग्रेस के 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी के 121 और कांग्रेस के 51 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गुजरात के इस राजनीतिक हलचल पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट से संजय सिंह। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
संजय, यूँ तो चुनाव अपने आप में रोचक होता है, लेकिन शायद राज्यसभा का चुनाव, और वो भी इतना हाई प्रोफाइल एक बड़े दिग्गजों के बीच में, कुछ लड़ाई कहीं उम्मीद से ज़्यादा कांटे की दिख रही है। सही कह रहे हैं। ये जो कल का चुनाव है राज्यसभा का गुजरात में, ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस अगर राज्यसभा का आप देखें, और वो भी राज्यसभा के गठन से, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं। देखिए, आज तक राज्यसभा के चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं आप बस लोड ऑफ एमपी एमएलएज को देखते हो किसी और राज्य के रिजॉर्ट में ले गए हों और वहां से फिर वापस ला करके रिजॉर्ट में उनको रखा जा रहा हो। भले ही कितनी भी लग्जरी में उनको रखा जा रहा हो, लेकिन एक तरह से उन पे जितनी सुपरविजन होती है, आप कह लीजिए कि कस्टोडियल एक सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशंस हम तब देखा करते थे भारतीय राजनीति में, जब कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस के अंदर हो रहा होता था। या तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर करके जाता था, या कोई चैलेंजर जो था राइवल वो लेकर के जाता था। राज्यसभा के चुनाव के इतिहास में 52 से अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा का पूरा जो चुनाव है, इसके दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक, अहमद पटेल की हार जीत, और उससे जुड़ा हुआ ये है कि अगर अहमद पटेल हारते हैं ये चुनाव, तो ये भी होगा कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो आने वाले चुनाव में मतलब बहुत ही उनकी गंभीर स्थिति हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि कल का जो नतीजा होगा वो ये बताएगा कि कांग्रेस को कोई चांस भी है या नहीं नवंबर दिसंबर में जो असेंबली चुनाव वहां पे होने वाले हैं। और संजय, जिस तरीके से वहां पर मैं कहूं कि लामबंदी हुई और आखिरी मौके पर वघेरा का पार्टी छोड़ना, इसके अलावा कई विधायकों का पाला बदलना, और उससे भी अलग, और मैं कहूँ सबसे बड़ा, चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन नोटा का इस्तेमाल, असल में कैसे एक के बाद एक ये कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करते दिख रहे हैं। देखिए कविंद्र, इसमें कुछ चीजें मतलब फैक्चुअल बेसिस पे हम लोग चले। कांग्रेस के पास 57 वहां पे विधायक थे। कांग्रेस को मतलब किसी भी पार्टी को वहां पे जीत के लिए 47 वोट चाहिए। अब कांग्रेस के पास 10 सरप्लस वोट थे, 6 उनके विधायक ने रिजाइन कर दिया, संख्या उनकी हो गई 51 की। उसके बाद हाउस का स्ट्रेंथ जब रिड्यूस हुआ तो जीतने के लिए वहां 43 वोट चाहिए। तो अभी भी कांग्रेस के पास सरप्लस 8 वोट हैं वहां पे, बड़े आराम से वो अहमद पटेल चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन समस्या क्या हुई, और प्लस 2 एनसीपी का जो अपना गिनते हैं, अगर उसको जोड़ दें तो 10 अभी भी उनके पास सरप्लस वोट हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 11 जो वोट थे वहां की असेंबली के, वो रामनाथ कोविंद जो बीजेपी के कैंडिडेट उस वक्त थे, अब राष्ट्रपति हैं, उनके फेवर में गया। वो क्रॉस वोटिंग हुई। उस समय से ये खतरा वो लगातार बरकरार है। दूसरी चीज, जहां तक वो नोटा वाला इशू है, नोटा का मतलब वो जनवरी 2014 का नोटिफिकेशन, और तब से अब तक देश के हर प्रदेश में उसका चुनाव हो चुका, और वहां पे नोटा के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाया है। तो ये कोई नई चीज नहीं थी। कांग्रेस को उसमें ज्यादा एम्बैरेसमेंट इसलिए हुई कि कांग्रेस भाग करके सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया। ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। बहुत ही एम्बैरेसिंग है कि आपके लिए 10 अपने विधायक एक्स्ट्रा होते हुए अहमद पटेल को जिताने के बाद आप हार की स्थिति में कैसे पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि आज भी वहां पे जो डर है कि जो 44 विधायक उनके साथ बैंगलोर गए थे, अगर आपको ये भी भरोसा नहीं कि वो 44 भी हमें वोट दें, क्योंकि मान लीजिए 51 की संख्या हो जाती है तो 7 तो उस समय नहीं गए, 2 वापस आ गए थे, तो 9 जो वहां पे नहीं गए, और बाकी जो वहां गए उनमें से भी डर है कि वहां हैं तो वो लग्जरी वो एंजॉय कर रहे हैं, उनकी आंख कान के चौकन्ने आंख कान के सामने वो हैं। उसके बावजूद डर ये है कि जब वोटिंग करने जाते हैं, जैसा मैंने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस में तो सामने वोट होता था, तो विधायकों को आप पकड़ के ले गए, ले आए, सामने वोट करवाया तो आपने देख लिया। यहाँ सीक्रेट बैलेट है, विधायक दूसरे को वोट देगा, आप कैसे पता करेंगे किसको दिया। थोड़ी सी कलम आगे पीछे हो गई तो वोट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और साथ में बलवंत सिंह राजपूत वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, जो आज बीजेपी से वहां पे खड़े हैं इस चुनाव में चौथे कैंडिडेट के रूप में। किसी समय में वो अहमद पटेल से करीब थे, शंकर सिंह वाघेला से करीब थे। ये ऑल इन ऑल ये कल का जो चुनाव है, मतलब देखिए अहमद पटेल कोई सामान्य शख्सियत कांग्रेस में नहीं है। वो नंबर 2 सोनिया गांधी के बाद वो माने जाते थे सबसे पावरफुल पर्सन। जिस समय राहुल गांधी का अभ्युदय हुआ वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद नंबर 3 माने जाते थे। यूपीए सरकार में उनकी बोली जो थी वो लॉ था, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी बोली लॉ है।
उसके बावजूद अहमद पटेल अगर अपने होम स्टेट में आ जाते हैं तो कांग्रेस का पराभव का फिर मतलब व्याख्यान की सीमा, बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे रणनीति पर और टाइम घंटों खर्च करने, आप उसके इम्प्लीकेशन। संजय, वक्त कम है, एक आखिरी सवाल, नोटा को लेकर क्या ये जो कई जानकार कह रहे हैं, संविधान एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि असल में राज्यसभा में जब वोटिंग के लिए विधायक वोट करते हैं और पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नोटा का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो उस कार्रवाई से भी बच जाता है। यानी कि इस चुनाव में खासतौर पर कल जो वोटिंग होनी है वहां पर क्रॉस वोटिंग और सेकंड प्रेफरेंस जो मैं कहूं, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नहीं, अगर सीक्रेट बैलेट है तो पार्टी का व्हिप कैसे लागू होगा, मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो वोट तो आप जानते नहीं है और पार्टी कोई व्हिप इसमें इशू कर नहीं सकती। जहां तक नोटा का सवाल है, देखिए नोटा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2013 में आया था, उसके बाद सबसे पहले वो लागू हुआ, मतलब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया कि सारे असेंबली इलेक्शन में लागू होगा। उसके बाद उन्होंने लागू किया तमाम राज्यसभा आने वाले जो चुनाव थे उसके ऊपर, और इलेक्शन कमीशन का फिर से उस पर ऑर्डर है 2014 के बाद में, फिर से 2015 में है। और सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके अंदर भी नोटा का प्रोविजन है, मतलब नामों के अलावा सबसे नीचे वो नोटा का प्रोविजन है। अब एक मतलब नोटा से वो नहीं होता, शायद कांग्रेस उससे दहशत में आ गई और इनके स्ट्रैटेजिस्ट को वो समझ में नहीं आया कि जब वो सत्ता में थे 2014-11 में, 2014 के जनवरी में, तब वो सत्ता में थे जिस समय ये आया था, उस वक्त शायद इतनी लड़ाई, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने ये जब ऑर्डर जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त शायद संजय लड़ाई इतनी कांटे की नहीं रही होगी और इतनी बड़ी शख्सियतों की राजनीतिक जो है मैं कहूँ कि भविष्य जो है दांव पर नहीं होगा शायद उस वक्त, इसलिए इस पर फोकस नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले ये सभी विधायक कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। इस मौके पर बीजेपी की ओर से एक रैली का आयोजन भी हुआ। असम के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि अगले चुनाव में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। टीएमसी ने हाल ही में इन 6 विधायकों सुदीप रॉय बर्मन, आशीष कुमार साहा, दीपा चंद्र, विश्वबंधु सेन, प्रांजित राय और दिलीप सरकार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया था। इन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पार्टी त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। Combination of LEP, CPM and Trinamool will be defeated by the BJP. Not only in Tripura, they will be defeated in Bengal, they will be defeated in Kerala. So we are very much confident that Tripura will be beginning. 2018 you will see a BJP government here in Tripura. जम्मू कश्मीर के मासिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। उधर पुलवामा में सेना ने लश्कर के आतंकी उमर को मार गिराया। वहीं नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जिला प्रशासन के मुताबिक बीती रात से सीमा पार से गोलीबारी की गई है, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने 31 जुलाई को राजौरी के कालसिया इलाके में सैन्य चौकियों को निशाना बनाया था। सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि गोलीबारी की आड़ में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है। बॉर्डर को हर हालत में हम डोमिनेट करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जिसकी बदौलत 287 सीज फायर वायलेशंस हुई हैं। हमारी जवाबी कार्रवाई बड़ी पनिशिंग है, जिससे पाकिस्तान के घुटने टिक गए। सुरक्षा बलों ने सोमवार को कश्मीर के पुलवामा जिले में लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया।
वहीं 2 भागने में कामयाब हो गए। आतंकी की पहचान उमर के तौर पर हुई है, जो अबू इस्माइल गुट का है और अमरनाथ यात्रियों पर हमले का जिम्मेदार है, जिसमें 8 यात्रियों की मौत हो गई थी। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने कल रात से इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों की ओर से फायरिंग के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। Pakistani terrorist was belonging to LET was killed. Umar Bhai was his code name, and one or two terrorists escaped. I think one of them was injured because there was a blood trail for about a kilometer distance, half a kilometer distance. इधर 40 दिन की सालाना अमरनाथ यात्रा पूरी हो गई है। आतंकी हमले के साए में हुई इस यात्रा में इस साल 2,60,000 लोग शामिल हुए और पवित्र गुफा के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया है। तिरुमाला पहुंचे वेंकैया नायडू ने इसके लिए साझा अभियान चलाने पर अब जोर दिया है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताया है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन को तिरुमाला पहुंचे एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकवाद का किसी धर्म से लेना देना नहीं होता है। आतंकवाद मानवाड़ी का दुश्मन है, तो पूरा दुनिया मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और लड़ना चाहिए। कारण क्या है, ये आतंकवाद को कोई मजहब नहीं है। टेरर हैज नो रिलीजन, इट्स द एनिमी ऑफ द ह्यूमैनिटी। वी शुड ऑल नॉट ओनली प्रे गॉड बट आल्सो कंडक्ट आवरसेल्व्स इन सच ए पीसफुल मैनर सो दैट देयर इज हार्मोनियस लिविंग ऑफ ऑल पीपल टुगेदर एंड देन मूव टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इससे पहले बेंगलुरु में एक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया का मतलब इंटीग्रेटेड नेशनल डेवलपमेंट इम्पैक्टिंग ऑल इंडियंस है। ये इंडिया के लिए मिशन है। वेंकैया नायडू ने कहा कि उनके मन में कर्नाटक के लिए काफी सम्मान है, क्योंकि राज्य ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर 3 कार्यकालों में देश की सेवा करने का मौका दिया। 3 times continuously for 18 years, selecting me to parliament is not an ordinary thing. So I always remember the love and affection shown towards me by the people of Karnataka, by the members of the Legislative Assembly of Karnataka and the political leadership of Karnataka for the honor they have bestowed on me. नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का अपने पैतृक गांव में कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार आज बेंगलुरु स्थित आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने पेश हुए। आयकर विभाग ने लगभग 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की। आयकर अधिकारियों ने मंत्री, उनके नज़दीकी रिश्तेदारों और दूसरे सहयोगियों के 66 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे थे और 15 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति और निवेश संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले की निष्पक्ष जांच कराने को कहा है। आज चंडीगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जरूरत पड़ने पर आरोपी के खिलाफ और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी। एसएसपी ईश सिंघल ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव से इनकार किया। कांग्रेस ने इस मामले में हरियाणा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में आरोपी विकास बराला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है। इससे पहले पुलिस ने शनिवार को विकास को गिरफ्तार किया और फिर जमानत पर छोड़ दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दायर जवाब को मंजूर कर लिया है, जिसमें अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे दही हांडी उत्सव में हिस्सा नहीं लेंगे। कोर्ट ने उत्सव के दौरान बनने वाली मानव पिरामिड की ऊंचाई की सीमा तय करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने अदालत से कहा कि बाल श्रम कानून के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को उत्सव में भाग लेने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने पिछले साल अगस्त में दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स घोषित कर दिया है। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध के बीच भारत ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। सड़क यातायात और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी की ईरान यात्रा के बाद
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान को क्षेत्रीय और विश्व के बाजार से जोड़ने के लिए भारत और ईरान मिलकर इस प्रयास में लगे हुए हैं। नितिन गडकरी 2 दिनों की ईरान यात्रा के बाद भारत लौटे हैं। तेहरान में उन्होंने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हसन रूहानी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। यहाँ से अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण हो चुका है। आसियान के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए भारत अगले महीने लघु और मध्यम उद्योगों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। मनीला में हुए मेकांग गंगा सहयोग पर मंत्रिमंडलीय स्तर की बैठक में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने इसकी घोषणा की। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि अक्टूबर में दिल्ली में आसियान भारत कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन भी होगा, जिसमें आसियान और पूर्व एशिया के देशों के साथ सड़क संपर्क को आगे बढ़ाने पर विचार होगा। फिलहाल भारत म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक सड़क बना रहा है। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आसियान रीजनल फोरम और आसियान मंत्रिमंडलीय बैठक को भी संबोधित किया। From the Indian perspective, ASEAN occupies a central place in the security architecture of Asian Pacific region. It is our view that precisely because ASEAN represents the cultural, commercial, and physical crossroads of the region, it has the unique ability to reflect and harmonize larger interests of the world beyond it. कोरियाई प्रायद्वीप में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रियों के बीच मनीला में मुलाकात हुई, जिसमें दक्षिण कोरिया से तनाव कम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उत्तर कोरिया ने इसे ठुकरा दिया। इस बीच जर्मनी ने कहा है कि उत्तर कोरिया पर सैन्य हमला एक गैर जिम्मेदाराना कदम साबित होगा। मनीला में आसियान और अन्य देशों की क्षेत्रीय बैठक में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने संक्षिप्त मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर बातचीत हुई। इस दौरान उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अमेरिका के साथ मिलकर बेवजह का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने कहा कि मौजूदा हालात में दक्षिण कोरिया के प्रस्तावों में संजीदगी नहीं है। इस बीच चीन ने कहा है कि उत्तर कोरिया को समझदारी दिखानी चाहिए। 所以中方来讲，作为韩国和朝鲜的共同的邻国，我们当然希望南北能够改善关系。 इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। चीन समेत सभी 15 सदस्यों ने संकल्प के पक्ष में वोट दिया। अमेरिका ने कहा कि इन प्रतिबंधों के बाद उम्मीद है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर फिर से विचार करेगा। I think the strong UN Security Council resolution unanimously approved, working in coordination with China and Russia both, to put out a statement from the Security Council that I think is quite clear in terms of there being no daylight among the international community as to the expectation that North Korea will take steps to achieve all of our objectives, which is a denuclearized Korean peninsula. इन प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को $1 अरब का नुकसान होने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रतिबंधों की सराहना की है। इधर जापान और दक्षिण कोरिया समेत तमाम आसियान देशों ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और हाल के मिसाइल परीक्षणों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वेनेजुएला में सैन्य अड्डे पर हमले के बाद फरार हुए 10 हथियारबंद लोगों की तलाश की जा रही है। इससे पहले वेनेजुएला के उत्तर पश्चिमी शहर वेलेंसिया में करीब 20 लोगों ने सैन्य अड्डे पर हमला किया। 2 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। एक हमलावर घायल है, जबकि 7 लोग गिरफ्तार किए गए। उस बीच राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सेना को इस हमले को नाकाम करने के लिए बधाई दी। सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी ने इसे आतंकी हमला बताया है। वेनेजुएला में बीते अप्रैल से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन आज देश भर में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन महज एक त्यौहार नहीं बल्कि परंपराओं का प्रतीक है और जो आज भी परिवार और संस्कारों को जोड़े रखता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। छोड़े जाते हैं इसी खास रिपोर्ट के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कलाई पर प्यार की ये डोर भाई बहन के अनमोल रिश्ते का प्रतीक है, जिसमें एक भाई पूरी जिंदगी बहन की रक्षा का भरोसा दिलाता है।
रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्कूली बच्चों और महिलाओं से राखी बंधवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वृंदावन की विधवाओं और स्कूली बच्चों ने कलाई पर राखी बांधी। फर्स्ट टाइम मैंने प्रधानमंत्री को राखी बांधी, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने सिर्फ ब्लेसिंग्स दी और कहा कि मे गॉड ब्लेस यू और हैप्पी रक्षाबंधन विश किया था। प्रधानमंत्री जी को राखी बांधी, उनको आशीर्वाद दिए, बड़ी खुशी हुई। हमने पहली बार उनको राखी बांधी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में महिलाओं और बच्चों से राखी बंधवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ब्रह्मा कुमारी की बहनों और स्कूली बच्चों के साथ रायपुर में राखी बंधवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राखी बंधवाई। अपनों से दूर और देश की सुरक्षा में मुस्तैद जवानों की कलाई भी सूनी नहीं रही। राखी के इस पावन पर्व पर वाघा बॉर्डर के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में बहनों ने जवानों को राखियां बांधी। मैं 10 साल से आ रही हूँ और यही मैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आ रही हूँ। इनको हमारी ज्यादा जरूरत है और ये हमारी रक्षा करते हैं। राखी बांधने आए हैं, फौजियों को राखी बांधने आए हैं। हम उन्हें ये महसूस करना चाहते हैं कि वो भी यहाँ से लगनी है, वो भी हमारे भाई हैं। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में खास समारोह का आयोजन होता है, जहां धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।